आत्मा के भटकने का मुख्य कारण उसकी अधूरी इच्छाएं, अचानक या अप्राकृतिक मृत्यु और सही तरीके से अंतिम संस्कार न होना माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु दुखद या असमय होती है तो आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह अपने अधूरे कार्यों या अपने से जुड़ी भावनाओं के कारण इस संसार में भटकती रहती है। मोक्ष की प्राप्ति न होने पर भी आत्मा धरती पर अटकी रह सकती है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं सत्यव्यास का बहुत ही रोमांचक उपन्यास जिसका नाम है उफ कोलकाता। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। डाक बंगला, हॉस्टल घर के सुरक्षात्मक परिवेश से निकले बच्चों का पहला ठीहा होता है। वह पहला ठौर जहां पहली दफा जहनी उरूज, दिमागी विकास बिना किसी बाहरी सहायता के होता है। यह बाहरी दुनिया में निकलने और बाहरी दुनिया में खुद को बनाए रखने के लिए की जाने वाली मशक्कत की आजमाइश का मोहल्ला होता है, जहां हर दिमाग अपने खुद के अनुभवों से सीखता है, चाहे एक दूसरे की मदद से, चाहे एक दूसरे की चुहल से, चाहे परस्पर प्रतिस्पर्धा से या परस्पर ईर्ष्या से। ईर्ष्या इस उम्र का एक मौलिक गुण यशरंजन को सिद्धार्थ से ही नहीं, ऐसा लगता था कि तीनों से ही ईर्ष्या थी। यशरंजन की अपनी सोच थी जिसमें तीनों दोस्तों की जीवन शैली फिट नहीं बैठती थी। मसलन यश को बिला नागा 4 बजे भोर में पूजा करने की आदत थी और चेतन और सिद्धार्थ के सोने का वक्त ही 4 बजे का था। सो एक दो दफा चेतन ने और एक दो दफा सिद्धार्थ ने उसे पूजा के बाद देर तक घंटी न बजाने के लिए कहा था, जिसका असर उस पर इतना ही हुआ कि अब वह उनके दरवाजे के बाहर थोड़ी ज्यादा ही देर तक घंटी बजाया करता था। परेशानी तो होती ही थी, मगर चेतन यह कहकर सिद्धार्थ को समझा लेता था कि जाने दे, हमसे भी तो कुछ लोगों को परेशानी होती होगी। यही जब्त सीखने की जरूरत है, यही संयम सीखने का वक्त है। बहरहाल यश की समस्या बढ़ते बढ़ते रुद्र तक भी पहुंच गई थी। हॉस्टल में जाति भेद करने की उसकी पुरानी आदत थी और क्योंकि रुद्र और वह एक ही समुदाय से आते थे, इसलिए उसने रुद्र को जातिगत आधार पर कुछ समझाया था और दोनों से दूरी बरतने की सलाह दी थी, जिसकी शिकायत रुद्र ने वार्डन असगर अली से की थी। झगड़े की जड़ यही थी। यशरंजन आज 8-10 लड़कों के साथ अपने कमरे में ही था जब चेतन और रुद्र मैस जाने के लिए उसके कमरे के पास से गुजरे। रुद्र, जरा सुनना। यशरंजन के कमरे से ही आवाज आई। दोनों ही ठिठक गए। एक बारगी तो मन हुआ कि मैस की ओर बढ़ चले, मगर फिर कुछ सोचकर यश के कमरे में घुस गए। 8-10 लड़के थे। सबके चेहरे किसी विशेष विषय पर मनन करने के बाद चुप पड़े थे। रुद्र ने शायद गौर नहीं किया कि पर सारे ही लड़के यश के हाके हुए स्वजातीय ही थे। बोलने का ख्वाहिशमंद हर कोई था, मगर शुरुआती बोल किसी के नहीं फूट रहे थे। ऐसी स्थिति में यश ने ही मुंह खोला। तुमने असगर अली से मेरी शिकायत की है? किसने कहा? खुद सर ने। अब सर तो झूठ नहीं बोलेंगे, रुद्र ने दंभ से कहा। क्या लिख कर दिया है तुमने? यश ने हाथ के कड़े को घुमाते हुए कहा। शायरी, रुद्र ने अड़ियल सा जवाब दिया। मतलब? यश ने पूछा। कुछ खौफे खुदा कीजिए, इस तरह न चलिए, 100 बार तो इस चाल पे तलवार चली है। रुद्र ने बिना किसी शायर का शेर किसी शायर की तरह ही कह दिया। What the hell does it mean? यश को दरअसल कुछ समझ नहीं आया। मतलब यह है कि यही शिकायत किए हैं कि तुम्हारी चाल से मेरे सीने में टांके टूट टूट जाते हैं। रुद्र ने इस तरह कहा कि चेतन सहित 2-4 और लड़कों की हंसी फूट गई। देखो रुद्र, यश ने अब की तैश में कहा। दिखाओ, रुद्र ने फिर भी प्यार से कहा। नब जाओगे? यश ने सीधी जुबान में टेढ़ी धमकी दी। मामला थोड़ा गंभीर हुआ। मुट्ठियां भिजने ही लगी थी कि रुद्र चेतन को अकेला छोड़ तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। चेतन को अचानक ही खतरे का अंदेशा होने लगा। सामने ही मैस भी था। डर हुआ कि कहीं वह मैस से चाकू छुरी ली हुए ना आ जाए। रुद्र आंधी की तरह गया
और लौटती आंधी की तरह ही वापस आ गया। चेतन उसे पकड़ने को हुआ ही था कि उसने चेतन को आंखों से ही दूर रहने का इशारा कर दिया। वह आगे बढ़ा। सबने देखा कि उसके दाहिने हाथ में कैमलिन का पारदर्शी स्केल है। उसने उसे यश को देते हुए कहा, नापिए ना, प्लीज नाप दीजिए। देखिए, इनकार मत कीजिएगा, आपने अभी अभी कहा है नप जाओगे। उसके बाद का निहितार्थ समझकर चेतन वही बिस्तर पर लोटपोट हो गया। 2-4 लड़के भी इसी तरह मुस्कुरा दिए। गेट आउट, यश ने दरवाजा दिखाते हुए कहा। अरे, अभी आप दिखाने की बात कर रहे थे, फिर मेरी नापने की, और अब दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हो। ऐसे कोई करता है? बुला के कोई भगाता है भला? चल साले। कहते हुए चेतन रुद्र को लगभग खींचता हुआ कमरे से बाहर ले आया और बाहर लाकर अपनी हंसी रोककर पूछा, क्या प्रॉब्लम है जेंटलमैन को? अरे वही जो देश भर को है, दिन रात 11 ब्राह्मण, 23 भूमिहार, 14 बनिया और 13 दलित करता रहता है। कहता है मुझे उसके साथ रहना चाहिए। ये भी कहता है कि सिद्धार्थ कोई काला जादू कर दिया है हम पर। सिद्धार्थ से याद आया, वो है कहाँ आजकल? रुद्र ने एक साथ जवाब और सवाल दोनों किया। पता नहीं, जिस दिन से टेम्पो सुंदरी को देखा है उसी दिन से क्लास के बाद फैकल्टी टू फैकल्टी, ऑफिस टू ऑफिस दौड़ता रहता है। कहता है कि पता करके रहेंगे कि कौन है। कहते हुए दोनों मेस में खाने की टेबल पर बैठ गए। दोनों भी खाने पर टूटे ही थे कि सिद्धार्थ आता हुआ दिखाई दिया। उसने आते ही उलाहना दिया, साले, हमारे बगैर ही खाना शुरू कर दिए हो ना? हाँ तो तुम कौन सा भसोड़ लगते हो कि तुम्हारा इंतजार किया जाएगा? रुद्र ने कहा। आजकल पिया जी कहाँ वक्त गुजार रहे हैं? चेतन ने जानते हुए भी उसकी व्यस्तता की बाबत पूछा, ताकि वह जान सके कि सिद्धार्थ आजकल क्या बहाना बताता है। अबे वो एक अंकल आए थे आसनसोल से, उन्हें ब्लड की जरूरत थी, इसलिए उन्हीं के साथ हॉस्पिटल चले गए थे। दुर्भाग्य है देश का। रुद्र ने ग्लास में जग से पानी उड़ेला। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। होगा क्या? ब्लड बांटने वालों से तो होगा ही नहीं। दुर्भाग्य है, आईटी के लौंडे स्पर्म डोनेट कर रहे हैं और लॉ वाले ब्लड कहाँ से होगा? शारीरिक दुर्बलता आ जाएगी। अबे सच कह रहे हैं, अंकल आए थे उन्हीं के साथ। अंकल का छोड़ो, आंटी आई थी। चेतन ने रोटी चबाते हुए कहा। मम्मी? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, फोन नहीं किया उन्होंने मुझे? सिद्धार्थ को विश्वास नहीं हो रहा था। फोन घर छूट गया था। श्री शंख वाले काली मंदिर आई थी, लौट गई। लेकिन आज तो बुधवार है, आज क्यों? तेरी कुंडली बनवाने को दी थी, वही लेने आई थी। बहुत दुखी थी, कहा है कि घर जाकर कॉल करेंगी। मगर दुखी क्यों थी? सिद्धार्थ परेशान होते हुए बोला। कह रही थी कि कुंडली में यह बात आ रही है कि तुम पर कोई ऊपरी बाधा आएगी। चेतन ने कहा। ऊपरी? इसके ऊपर तो ऊपरी, निचली, भीतरी, बाहरी सब बाधा आ गई है। जो आदमी भूत दूत के साथ नाइट आउट करता हो, उस पर ऊपर वाली, पीपल वाली नहीं मिलेगी तो क्या हॉस्टल वाली मिलेगी? रुद्र ने उठकर हाथ धोते हुए कहा। और तुम पर से तो उस टेम्पो वाली लड़की का भूत नहीं उतरता? चेतन ने भी खाकर उठते हुए कहा। अबे भूत होगा तब ना उतरेगा, वो तो भूतनी है, कैसे उतरेगी? तभी तो फैकल्टी टू फैकल्टी, ऑफिस टू ऑफिस जाकर टेम्पो वाली बाई का पता निकलवा रहा है, जिसका कोई पता है ही नहीं। वो मिलेगी कहाँ से? मेचदा कब्रिस्तान के बाहर उतर के लहर काट दी इसका। ये लहर जोड़ते फिर रहे हैं, ऐसे नहीं मिलेगी वो। हम पता दे उसका? रुद्र तहश में आया। दो? सिद्धार्थ ने भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा। रूप नारायण नदी के पार ओघड़े के डेरे पर ढूंढ लो, पिशाच वहीं बांध के रखते हैं। और मोहतरमा मिल जाए तो बहाने से पाँव देख लेना, पक्का उल्टा मिलेगा, तब याद करना हमें। रुद्र ने सौंफ चबाते हुए बात खत्म की। सिद्धार्थ अभी इस बात का जवाब देता, तब तक बाहर से आए मेस वाले ने चेतन से मुखातिब होकर कहा, भैया थोड़ी देर रुक जाइएगा, अभी मेस मैनेजर मीटिंग बुलाए हैं यहीं। क्या करेंगे रुक के? तुम घोड़े के बराबर चना खिलाओगे ही, खाना हम कमरे में मंगवाएंगे ही, कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को खाना है नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा पैसे देंगे नहीं, इसके अलावा और कुछ होना है नहीं, सो हमें सब मंजूर है। चेतन ने जवाब दिया। भैया रह जाइए, शायद जो होगा वो आप सब लोगों को मंजूर नहीं होगा। मेस वाले ने इशारे में अपनी बात कही। क्यों है, क्या बात है? चेतन ने अब की सीधा ही पूछा।
कुछ नहीं भैया, कहकर मैस वाला आगे की ओर बढ़ गया। सिद्धार्थ ने अचरज से दोनों को देखा। तुम लोग कुछ किए हो क्या? हाँ, वो घंटी पुत्र आज कह रहा था कि नप जाओगे तो उसी को स्केल देकर कहे कि नाप दो, बस इतना ही। लेकिन इससे मैस का क्या मतलब? घंटी पुत्र कौन? सिद्धार्थ ने पूछा। वही बे यशरंजन, सुबह सुबह घंटी न बजाए तो सूर्योदय ही न हो, रुद्र ने कहा। अबे यार, वो त्रिछोल लड़का है, उसको बहाना चाहिए लड़ने का, उससे मत सटा करो। हम कहाँ सटे? वही चप्पल का च्युइंगम बना हुआ है। और वो लड़का है क्या? रुद्र ने अपनी शंका रखी। अभी मैस मैनेजर वही है ना? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, तभी तो चल रहा है, चेतन ने जवाब दिया। अभी सिद्धार्थ खाना खत्म करके हाथ धो ही रहा था कि मैस के बाहर से ही कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई देने लगी। यशरंजन 15-20 और लड़कों के साथ मैस में घुस आया था। अच्छा हुआ तुम लोग यहीं मिल गए। हम दरअसल मैस महाराज को तुम्हारे कमरे में भेजने ही वाले थे, यशरंजन ने कहा। अच्छा, मगर मैस की मीटिंग तो महीने के अंतिम दिन होती है ना? चेतन ने पूछा। हाँ, लेकिन ये अचानक ही बुलानी पड़ी, ऐसी कौन सी आफत आ गई? सिद्धार्थ ने बीच में ही कहा। दरअसल हम सब वेज वालों ने डिसाइड किया है कि रात में पहले यानी 8 बजे वीगन्स खाएंगे और फिर रात 9 बजे से नॉनवेज वाले। डिसाइड किया है? आपने नॉनवेज वालों से पूछा? चेतन ने गुस्से में विफरते हुए कहा। पूछ ही तो रहे हैं, यशरंजन ने ढीठ सा जवाब दिया। आप सब पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। और इस हॉस्टल में हम ही 3 तो नॉनवेज वाले नहीं हैं, बाकियों को क्यों नहीं बुलाया? चित्र ने कहा। उन्हें बता दिया गया है, उन्हें कोई एतराज नहीं है, कहते हुए यशरंजन ने छाती पर हाथ बांधा। हमें है? अब की रुद्र ने कहा। इस तरह का भेदभाव यहाँ तो कम से कम नहीं चलेगा, तुम रोकोगे? कहते हुए यश रुद्र की ओर आगे बढ़ा। बेटा पीछे हट जाओ, वरना जितना सज के आए हो ना उतना बज के जाओगे। रुद्र ने भी आगे बढ़ते हुए हुल दी। मामला दोनों ही ओर से गर्म होता देख चेतन दोनों के बीच में आ गया। उधर सिद्धार्थ ने बात जारी रखी। देखो बात पहले या बाद में खाने की तो है ही नहीं, बात डिस्पैरिटी की है, अलगाव की। हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम सब इन चीजों को सोसाइटी से दूर करें, इसलिए ये तो नहीं होने का, सिद्धार्थ ने ठोस स्वर में कहा। अब कुछ लड़के जो नॉनवेज खाने वाले थे वो भी सिद्धार्थ, चेतन और रुद्र की ओर आकर खड़े हो गए। देखो ब्रो, ऐसे तो कोई डिसीजन निकलने से रहा, ऐसा करते हैं वार्डन सर के पास चलते हैं, वो जो डिसाइड कर दे हमें मंजूर होगा, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी मंजूर होना चाहिए। यशरंजन ने तुरुप का इक्का चला दिया। यह वह चाल थी जिसका उनके पास कोई जवाब न था। कारण 2 थे। पहला तो यह कि असगर अली खुद ही शाकाहारी थे और यथासंभव मांसाहार से परहेज रखने को कहते थे, और दूसरा कारण यह कि वेज खाने वाले लड़कों की संख्या ज्यादा थी। यशरंजन सब पहले से ही सोचकर आया था, ना करने का कोई सवाल अब बनता ही नहीं था। बुझे मन से ही सही तीनों दोस्त बाकी साथियों के साथ हॉस्टल से ही लगे वार्डन हाउस में पहुंचे। दरवाजा असगर अली ने ही खोला और अचानक इतने सारे लड़कों को देखकर सकपका गए। यशरंजन ने मौका देखा और आगे बढ़कर उनका पांव छू लिया, और इसके साथ ही खेल का नतीजा तय कर दिया गया था। यह चेकमेट था। अब बस हारने से पहले जितना वक्त लिया जा सकता था उतना ही वक्त यहाँ बिताना था। क्यों भाई नौनिहालो, कोई तकलीफ? असगर अली ने सब पर एक फौरी नजर डालते हुए कहा। आपके रहते हमें क्या तकलीफ होगी सर, बस एक बात है। यशरंजन ने चाशनी में घुले शब्द निकाले। कोई मसला असला तो नहीं निकल आया? असगर अली ने बारी बारी से तीनों पर आंखें फेरते हुए सवाल किया। नहीं सर, पढ़ने को ही वक्त कम पड़ जाता है तो ऐसे फिजूल काम के लिए वक्त कहाँ निकाल पाएंगे? यशरंजन ने फिर कहा। बहुत अच्छे, हाँ तो ये बताएं कि आप लोग यहाँ कैसे? असगर अली ने पूछा। परिस्थितियां यह तय कर चुकी थी कि बात कोई भी रखे, बात यशरंजन की ही मानी जाएगी, इसलिए बातों से ऊबते हुए सिद्धार्थ ने बीच में ही कहा। सर लेट्स कट इट शॉर्ट, ये लोग चाहते हैं कि मैस डिवाइड हो जाए और हम ऐसा नहीं चाहते। कैसी डिवाइड? असगर अली ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। असगर अली के हाव भाव देखकर यशरंजन को लगा कि कहीं मामला फिसल न जाए, तो उसने बीच में कूदते हुए कहा। डिवीजन इज अ रॉन्ग वर्ड सर, बात बस इतनी सी है कि
वेज खाने वाले हम लोग जब नॉन वेज खाते खींचते देखते हैं तो कुछ अजीब सा लगता है, फिर हम लोगों का खाने का मन नहीं करता। इसलिए हमने एक बात रखी है कि वेज वाले रात 8 बजे को खाना खा लें, फिर नॉन वेज वाले 9 बजे तक खा लें। क्यों, नॉन वेज खाने वालों को भूख देर से लगती है क्या? रुद्र ने बीच में कूदते हुए कहा। अभी असगर अली इस बात का जवाब देते तभी यश रंजन ने अपनी मीठी बोली में और भी मिठास घोलते हुए कहा, सर, मिस्टर शर्मा और इनके नॉनवेज वाले दोस्त चाहें तो पहले खा लें। वैसे मैं तो कहूंगा कि हम सबको वेज खाना खाना चाहिए। इट गिव्स सच अ सात्विक वाइब, है ना शर्मा जी? यश रंजन ने रुद्र से मुखातिब होकर कहा। असगर अली ने एक बार फिर बोलने के लिए मुंह खोला। तब तक उबलते हुए रुद्र ने बीच में कहा, सर, इससे कहिए मुझे मेरे पहले नाम से पुकारे। मेरा नाम रुद्र शर्मा है एंड आई डोंट वांट टू इंडल्ज विद एनी कास्ट पॉलिटिक्स ऑफ दिस हॉस्टल। क्या बकवास हो रहा है यहाँ पर? असगर अली को काफी देर बाद बोलने का मौका मिला और जब मौका मिला तो वह कहते ही गए, सी बॉयज, यश रंजन इज राइट। अगर आपके नॉनवेज खाने से कुछ लोगों को एतराज है तो आप अलग खा लें, और फिर ये तैयार हैं तो आप चाहे तो पहले खा लें। फिर प्रॉब्लम क्या है? सर, प्रॉब्लम इज दिस वेरी डिवीजन। वी आर लॉ स्टूडेंट्स एंड सिद्धार्थ ने भी आधी ही बात कही थी कि असगर अली ने टोक दिया, स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी, आप पढ़ते कब हैं? आई एम सॉरी, आप खुद को स्टूडेंट्स कैसे कह सकते हैं? क्लास आप आते नहीं, हाजिरी के लिए पहले प्रॉक्सी और बाद में सिफारिश आपकी आदत है। आप में से कुछ को तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। असगर अली के इतना कहते ही तीनों गुस्से से कुछ काले पड़ गए। अपमान कुछ ज्यादा ही हो चुका था, अब रुकने का कोई फायदा नहीं था। चल भाई, यह मुंह देख के बीड़ा और पिछवाड़ा देख के पीड़ा दिया जाता है। रुद्र ने फिर कोई गवई बोली छोड़ी और तीनों असगर अली को उसका अर्थ समझता छोड़ वहां से निकल गए। फैसला हो गया था, मैस बढ़ गई थी। अब लड़के अपने अपने कमरे में लौट आए थे, असगर अली अपने घर में बंद हो गए थे। इन सब के दौरान किसी ने यह नहीं देखा कि असगर अली के घर के बाहर खड़ी गाड़ी का कवर आप ही आप कार से सरक कर नीचे गिर गया है। काला जादू। हार का वार बड़ा घातक होता है और हार की मार बड़ी दर्दीली, और यह दोहरा वार भारी पड़ा ही था। बात अब वेज नॉन वेज की नहीं रह गई थी, बात उस बेइज्जती की हो गई थी जो हो गई थी। देखा जाए तो यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जो दिल पर ले ली जाती। सामान्य सी बात थी कि अगर आप ना पढ़ें तो कोई भी यही कहेगा कि पढ़ने में ध्यान लगाओ, मगर सामान्य बातें सामान्य स्थिति के लिए ही होती हैं। यह स्थिति सामान्य नहीं थी। आज की शाम क्लास से आने के बाद चेतन के कमरे में कुछ उबाल था। भक, इसके बाप की, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा आदमी, रुद्र ने उबलते हुए कहा। अब क्या हो गया? सिद्धार्थ ने पूछा। लाइब्रेरी गए थे, वहां वो मेचीदा कॉलोनी वाला पार्थो मिल गया, रुद्र ने मुंह गिराए हुए कहा। वही ना जिसकी अपनी मेड से ही सेटिंग है? सिद्धार्थ ने अपनी रुचि के अनुरूप बात की। तुमको साले बस सेटिंग से ही मतलब है, यहाँ इज्जत का बाजा बज गया। रुद्र का उबाल कटोरे से बाहर आने को था। हुआ क्या? अबे लाइब्रेरी में बैठे थे, ये आकर बैठ गया और 4 लड़कों को सुना के कहता है कि सुना है कि तुम लोगों ने मुर्गे की डिमांड की थी, सो असगर अली ने तुम तीनों को ही मुर्गा बना दिया, और कह के टिटहरी जैसा हंसने लगा। रुद्र ने सोच सोच कर कहा। फिर क्या? लाइब्रेरी में कैसे मारते? बाहर लाके मारे 2 लपड़, रुद्र ने उसी रो में बताया। ये सब यश रंजन का बोया किया हुआ है। पहले बोया और फिर बाहर जाकर चारों ओर छींट दिया है। गर्ल्स हॉस्टल में तो खबर है कि वोटिंग हुआ था और नॉनवेज के लिए सिर्फ 3 वोट पड़े। अब की चेतन ने हवन कुंड में घी डाला। ये क्या बात हुई? और बात गर्ल्स हॉस्टल तक कैसे गई? सिद्धार्थ के दुख को हवा अब लगी। यही साला बॉयज हॉस्टल की बात लड़कियों तक पहुंचाता है, वहां भी कास्टिज्म कर रहा है। अपने कास्ट की लड़कियों को बरगलाते हुए कहता है कि एक साथ रूम पार्टनर रहो। रुद्र ने कहा, क्या मुसीबत है यार, जो एक साथ रहने की सोच रखते हैं उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, और जो बांटने की नियत रखते हैं उनकी बात रखी जाती है। सिद्धार्थ ने अपनी हथेलियों के पीछे चेहरा छुपाकर दुखी होते हुए कहा, इसको मारेंगे साले को। रुद्र फुफकारा, छोड़ना यार,
सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा। छोड़ेंगे नहीं, छुड़वाएंगे। रुद्र का स्वर दृढ़ था। वह कुछ सोचकर ही आया था। क्या? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से मुंह खोलकर कहा। इस घंटी पुत्र का हॉस्टल छोड़कर नहीं भागा तो हम एक बाप के नहीं। रुद्र अब बेइज्जती को व्यक्तिगत ले चुका था। क्या करोगे? चेतन ने पूछा। उसे रुद्र के गंभीर होने का अंदेशा हो गया था। इसका पाठ निकाल देंगे। कैसे? ये साला बहुत अंधविश्वासी है। दिन रात मारक संहारक मंत्र की बात खाने के टेबल पर करता रहता है। हाँ, उसका वही फेवरेट टॉपिक है। डायन, चुड़ैल, भूतनी में क्या अंतर होता है, यह बताते हुए 20 पॉइंट का आंसर लिख सकता है। चेतन ने रुद्र की बात की हामी भरी। बिल्कुल सही, और यही उसकी कमजोरी भी है। रुद्र बोला। तो? सिद्धार्थ अब भी कुछ सोच पाने से महरूम था। तो आज मैस में खीर बनेगा। रुद्र ने पेचीदा बात की। हर शनिचर बनता है और तुम मेरे हिस्से का खाते भी हो। सिद्धार्थ ने कहा। हाँ, मगर आज नहीं खाएंगे, आज लाएंगे। और हम लोग चिकन खाने बाहर जाएंगे। रुद्र ने हथेलियां रगड़ते हुए कहा। क्या बोल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चेतन परेशान था। समझने की जरूरत नहीं है, बस ये जानो कि आज तंदूरी चिकन तेरा भाई खिलाएगा। कहते हुए रुद्र उठा और दोनों को कमरे में छोड़ बाहर निकल गया। मगर वह बाहर निकलकर अपने कमरे में नहीं गया। उसके दिमाग में कुछ खुराफात पक रहा था। हॉस्टल से निकलकर वह सीधा श्रीशंग काली मंदिर गया। उसने वहां से पूजा पर चढ़ाने वाली डालियां और उड़हुल के फूल खरीदे और फिर पैदल ही हॉस्टल की ओर लौट आया। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते शाम गहरा चुकी थी। उसके दिमाग में चल रही योजना ने उसकी धड़कनें भी बढ़ा दी थीं। अपने ही विचारों में खोया हुआ जब वह असगर अली की बाहर खड़ी कार के पास से गुजरा तो उसे अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा कि कोई दूसरा भी उसके पीछे खड़ा है और सांसें ले रहा है, ऐसा जैसे कोई उसे कुछ बताना या दिखाना चाह रहा हो। वह थोड़ा खौफजदा हुआ, मगर फिर उसने अपने मन को जब्त किया और आंखों को यह सोचते हुए नियंत्रित किया कि वह इधर उधर देखते हुए नहीं, बस नीचे की ओर जमीन देखेगा और आगे बढ़ जाएगा। मगर जो लादुनियावी एहसास इस दुनिया के एहसास से ज्यादा तजुर्बेदार होते हैं, वह मन को उसी तरह मोड़ते हैं जिस ओर वह ले जाना चाहती है। यही कारण था कि रुद्र को नीचे देखते हुए ही कार की खुली खिड़की के पास गिरी हुई सिंदूर की एक पुड़िया दिखी। रुद्र आगे बढ़ चुका था, मगर शायद किसी अनजान असर के कारण ही पीछे लौटा। सिंदूर की पुड़िया देखते ही उसके दिमाग में चल रही योजना ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। उसके चेहरे पर बरबस मुस्कान आ गई। उस योजना के तहत उसे थोड़ा झुककर वह पुड़िया उठा लेनी थी, मगर उसे झुककर सिंदूर की पुड़िया उठाने में थोड़ी शर्म आई। इसलिए उसने पहले उस पुड़िया पर अपना रुमाल गिराया और फिर रुमाल सहित वह पुड़िया उठा लिया और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। तेज कदमों से चलता हुआ वह हॉस्टल की ओर बढ़ चला। अगर ईश्वर ने सिर के पीछे भी आंखें दी होती तो रुद्र देख पाता कि कार की ओट में खड़ी काया सिंदूर उठा लिए जाने से कितनी खुश है। उसके चेहरे पर एक जहरीली मगर पुरइसरार मुस्कुराहट तैर गई है। रुद्र को वह सिंदूर की पुड़िया नहीं उठानी चाहिए थी। और फिर उसी दिन देर शाम जब तीनों तंदूरी चिकन खाने बाहर ढाबे पर बैठे तो अचानक ही सिद्धार्थ ने पूछ लिया, करना क्या चाहते हो साले? प्रैंक, फाड़ू प्रैंक। कैसा प्रैंक है? सिद्धार्थ ने ही पूछा। देख, ये हड्डी है। रुद्र ने चिकन की हड्डी दिखाते हुए कहा। हाँ है। सिद्धार्थ ने हामी भरी। और हॉस्टल में खीर बनी है? रुद्र ने कहा। हाँ बनी है। सिद्धार्थ ने फिर हामी भरी। तो दोने में रहेगी खीर और ऊपर ये हड्डी, उसके ऊपर सिंदूर और उसके साथ एक उड़हुल का फूल। कहते हुए रुद्र ने हड्डी धीमे से पॉकेट में लाए पॉलिथीन में रख ली। अरे मैया रे, ये तो सुन के ही हॉरिबल लग रहा है। करोगे कैसे? सिद्धार्थ ने पूछा। कुछ नहीं, बस रात को उसके कमरे के बाहर रख देंगे। वो सुबह 3 बजे उठता है, दरवाजा खोलेगा तो सबसे पहले यही देखेगा। देख के आगे से घंटी बजाना भूल जाएगा। सिद्धार्थ ने खुश होकर चेतन के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा। अबे साले, मर जाएगा लौंडा।
सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, जीवट है, मरेगा नहीं, डर ही जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चेतन ने चिकन उड़ाते हुए कहा। इन्हीं बातों ठहाकों के बीच तीनों ने तंदूरी चिकन खत्म किया। रुद्र ने सारी हड्डियां पॉलिथीन में रखकर बैग में डाल ली। प्लेट साफ करने वाले लड़के ने प्लेट उठाते हुए प्लेट में एक भी हड्डी न देकर आश्चर्य से कहा, हड्डी भी खा गए आप लोग? हाँ, तो साले उसका पैसा नहीं लेते हो क्या? रुद्र ने कहा। धन्य राक्षस हैं आप लोग भी। हंसते हुए लड़का प्लेट लेकर आगे बढ़ने को हुआ तो रुद्र ने हंसते हुए उसके सिर पर चपत लगा दी। उसी रात ठीक 12 बजे खौफ का सामान तैयार था। मेज से भी उसी तरह पॉलिथीन में चुरा कर लाई गई खीर पर टोने के तरीके से सिंदूर की वक्र रेखा खींचकर उसे एक दूसरे को काटती स्थिति में सजाया हुआ दोना तैयार था। रात 12 बजे से थोड़ी ही देर हुए होंगे कि 2 साये हॉस्टल के गलियारे में चमके। एक साया रुद्र का था, दूसरा साया चेतन का। रुद्र हाथ में दोना लिए यशरंजन के कमरे की ओर बढ़ा और चेतन गलियारे के मुहाने पर इस प्रयोजन से खड़ा रहा कि यदि कोई कमरे से बाहर निकले तो वह रुद्र को सावधान कर दे। बहरहाल सावधान करने की जरूरत नहीं पड़ी। रुद्र यशरंजन के कमरे के ठीक बाहर खीर का दोना रखकर ये जा वो जा हो गया। चेतन भी बिना किसी आवाज के अपने कमरे में वापस आ गया, जहां सिद्धार्थ पहले ही कान में ईयरपीस लगाए बेसुध सोया पड़ा था। अब कल सुबह का इंतजार था। उनकी जानकारी में काम हो गया था, मगर वे नहीं जानते थे कि उनकी यह नादानी, यह प्रैंक कितनी भारी पड़ने वाली है। वो नहीं जानते थे कि इस क्षण का कोई उनसे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब वह दोनों लौटे थे तो गलियारे में कोई नहीं था, या शायद यह भी उनका वहम ही था। गलियारे में कोई आ चुका था। उनका मजाक उसके आने का कारण बना था। उसके आने का रास्ता उन्होंने खुद ही अनजाने में बना दिया था। वह काया जिसे आने के लिए पाँव की जरूरत भी न थी, अब किसी के देखे न देखे गलियारे में लहरा रही थी। और ठीक उसी लहराते हुए वह यशरंजन के दरवाजे पर कुछ क्षण रुकी और रुकी रही। घंटे बीते, 2 घंटे बीते, काया यूं ही दरवाजे के बाहर लहराती रही। वह शायद किसी इंतजार में थी, और वह जिस बात के इंतजार में थी वह उसके दरवाजे पर आते ही हुआ। एक तेज हवा का बेवक्त झोंका दरवाजे के पास से गुजरा और उसी हवा की वजह से चेतन और रुद्र द्वारा रखे गए खीर पर पड़ा सिंदूर उड़कर दरवाजे के निचले भाग से होता हुआ दरवाजे के भीतर प्रवेश कर गया। काया दरवाजे के झांझर से होकर घुसते सिंदूर के प्रवेश को निहारती रही। काया को फिर भी किसी बात का इंतजार था। सिंदूर के छींटे कमरे में समा जाने के बाद भी वह दरवाजे के बाहर ही लहराती रही। 1 घंटा बीता और काया उसी तरह दरवाजे के बाहर टंगी रही। और फिर अचानक यशरंजन को पेशाब की हाजत लगी। वह उठा और उनिंदे ही बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर चल दिया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसके पैरों का स्पर्श कमरे में घुस आए सिंदूर से हुआ। काया को इसी क्षण का इंतजार था। दरवाजा खुला और अगले ही क्षण यशरंजन ने अपने जीवन का सबसे खौफनाक मंजर देखा। उसने देखा कि जमीन से भी 1 फुट ऊपर उठी एक काया उसके सामने लहरा रही है। आंखें मिली और इससे पहले कि यशरंजन की आंखों में कोई भाव आ पाते, काया उसके गर्दन पर ठीक किसी बच्चे की तरह दोनों पांव आगे की ओर लटकाए उसके सिर पर अपना सिर टिकाए बैठ गई। और अब यशरंजन कुछ गुनगुनाते हुए बाथरूम की ओर बढ़ा जा रहा था। काया उसके कंधे पर सवार थी और यशरंजन के चलने पर पायल की आवाज अंधेरी रात में और खौफ भर रही थी। रात का 3रा पहर था, इसलिए यशरंजन की गुनगुनाहट कोई सुन नहीं पाया। कोई सुन पाता तो जानता कि वह कोई विरह गान था, किसी दुखी की पुकार। काया गाती रही, कौन विधि लिखले लिलार मोरे देवता, निस दिन ढोआ पहाड़ रे, जनमत माई तरस खाई हम पे, पथरा पफोड़ तो कपार रे। रात भर कुत्ते बेवजह ही कूकते भूकते रहे।
क्या सच में बेवजह? शायद नहीं। वजह कल सुबह हाजिर हो जानी थी। बेपरवाहियां जवानी का पहला इशारा है और बदमाशियां नौउम्री की पहली सीढ़ी। बाद के दिनों में जो सोचकर भी रूह कांप जाए वह इन दिनों की मौज होती है। और इसी मौज मस्ती की रो में बहकर गलती तो हो चुकी थी, क्योंकि अगले दिन की सुबह यशरंजन की पूजा की घंटी से नहीं हुई। अगले दिन की सुबह चेतन और सिद्धार्थ के दरवाजे के लगातार पीटे जाने से हुई। ऐसा लगता था कि दरवाजा पीटने वाला दरवाजे पर झुके हुए दरवाजा पीट रहा है, उसके भीतर घुसाने की हड़बड़ी है। उनिंदे चेतन ने ही दरवाजा खोला तो रुद्र धड़धड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। वह बिना बोले चेतन के बिस्तर पर आकर बैठ गया और वह बेतहाशा हाँफ रहा था। उसको कुछ नहीं बोलते देख सिद्धार्थ ने आंख खोलते हुए कहा, क्या हुआ है बे? मुंह पर फटकार क्यों बरस रही है? सिद्धार्थ ने उबासी लेते हुए पूछा। गड़बड़ हो गई है लगता है, सिद्धार्थ ने नाखून कुतरते हुए भयातुरता से कहा। मतलब? सिद्धार्थ को उबासी आई। यशरंजन के कमरे के बाहर भीड़ लगी है, उसका रूममेट भागकर मेरे कमरे में बैठा है। क्यों? अब चेतन ने बैठते हुए पूछा। क्योंकि यशरंजन अजीब बिहेव कर रहा है। अजीब माने? अजीब माने लड़कियों जैसा। क्या? चेतन ने चौंकर यूं उठते हुए कहा जैसे वह बैठी बिजली की किसी नंगी तार पर गया था। गड़बड़ हो गई है यार, रुद्र ने फिर वही बात हाथ मलते हुए कही। अबे कुछ नहीं हुआ है, हम समझ गए। साले तुम लोग उसका प्रैंक कर रहे थे, अब वो तुम्हारी ले रहा है। सिद्धार्थ ने अंगड़ाई तोड़ते हुए कहा। मतलब? रुद्र ने कहा, मतलब ये कि उसने रात में खीर का वह दौना देखा और उसके दिमाग में यह बात आ गई कि यह किसी की कारस्तानी है और अब वह एक्टिंग कर रहा है। सिद्धार्थ ने समझाते हुए कहा, भाई एक्टिंग नहीं कर रहा है वो, रुद्र ने विश्वास से कहा। एंड हाउ कम यू सो श्योर कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा है? सिद्धार्थ ने हाथ नचाते हुए कहा, अबे एकदम लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है और चल तो इस नजाकत से रहा है कि जैसे गोमती का पानी पी के जवान हुआ है। रुद्र ने एक और नया मुहावरा जोड़ दिया। चल तो देखें जरा। कहते हुए सिद्धार्थ एक ही छलांग में रजाई के बाहर निकल आया। तीनों कमरे से निकलकर गलियारे में आए ही थे कि यशरंजन के कमरे के सामने जमी भीड़ ने उन्हें सकते में डाल दिया। फिर भी हिम्मत करके तीनों जैसे ही भीड़ हटाते हुए कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा भीतर से बंद मिला। हालांकि खिड़की खुली हुई थी और सारी भीड़ खिड़की पर ही जमा थी। तीनों ने भीड़ को पीछे किया और भीतर आंखें गड़ा दी। भीतर का दृश्य देखकर तीनों की सांसें उखड़ने लगी। रुद्र गलत नहीं कह रहा था। यशरंजन बिल्कुल लड़कियों की तरह पांव पर पांव की कैंची बनाए बैठा अपनी तर्जनी से अपने बालों को घुमा रहा था और बार बार अपने पैंट पर दोनों हथेलियों को यूं फेर रहा था जैसे कोई लड़की बैठकर अपने कपड़ों को व्यवस्थित करती है। उसे मालूम था कि लोग उसे खिड़की से देख रहे हैं और वह चेहरे से ठीक वैसे ही भाव दे रहा था जैसे भाव देह बाजार में खिड़कियों पर टंगी औरतें देती हैं। मगर अब की बार खिड़की की ओर देखकर उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। उसकी आंखें सिद्धार्थ पर जाकर ठहर गईं। उसके चेहरे की रंगत मुलायम से कठोर और फिर हिंसक होती चली गई। इससे पहले कि वह खिड़की की ओर बढ़ता, सिद्धार्थ बला की तेजी से पीछे की ओर पलटा। व्हाट द फक इज दिस? कहते हुए सिद्धार्थ चेहरे पर हाथ साथी भाव लिए हुए पीछे की ओर भागा। उसके पीछे पीछे बाकी दोनों भी भागे और अपने कमरे में आकर ही दम लिया। सिद्धार्थ ने फौरन दरवाजा बंद किया और सांसों पर काबू करने लगा। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था और 10 कदम की दौड़ में ही पसीने से शराबोर था। क्या हुआ बे? ऐसे क्यों भागे भाई? चेतन ने ही खामोशी तोड़ी। व्हाट डू यू मीन ऐसे क्यों भागे? तुम्हें नहीं दिखा? सिद्धार्थ ने अचरज से कहा। देखा यार, साला एकदम लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है। उसके चेहरे पर आते जाते भाव भी लड़कियों जैसे हो रहे थे। अबे मैं चेहरे की नहीं कंधे की बात कर रहा हूँ। कंधे पर कुछ नहीं दिखा? सिद्धार्थ ने खींचते हुए कहा। हाँ, हम तो वही देखे। कंधे पर एक तिल है, हेलेन जैसा सेक्सी। जहाँ ब्रा का बेल्ट होता है ना, ठीक वहीं। रुद्र की अलग ही दुनिया थी। अरे यार, कैसे लफंगों से दोस्ती हो गई है? सिद्धार्थ ने सिर पीटते हुए कहा। सिद्धार्थ ने थोड़ी देर सिर पर हाथ रखा, फिर खुद को संयत करते हुए रुक रुक कर कहा, तुम लोगों को सच में उसके कंधे पर कुछ नहीं दिखा?
नहीं भाई, कन्या कसम, भाई हमें तो वो लड़कियों की तरह बाल घुमाते और मुस्कुराते हुए दिखा। चेतन ने कसम खाने के अंदाज से रुद्र के सिर पर हाथ रखकर कहा। रुद्र कन्या कहे जाने से नाराज था, मगर स्थिति की गंभीरता देखकर चुप ही रहा। सिद्धार्थ ने दोनों का चेहरा देखा, फिर सिर पीट कर बैठ गया। लेकिन कंधे पर आकर ऐसा था क्या? रुद्र ने आपकी पूछा। भाई, उसके कंधे पर वो सवार थी, सिद्धार्थ ने परेशानी में चिल्लाते हुए कहा। वो कौन? वही जो उस दिन नाइट आउट पर दिखी थी। क्या? कहते हुए चेतन धड़ाम से बिस्तर पर यूं बैठ गया जैसे उसके रीढ़ की हड्डी ही ना हो। सीरियसली? अबे मैं क्या तुम्हारी भौजाई लग रहा हूं जो ऐसी बात पर मजाक करूंगा? मजाक तुम लोग कर रहे हो कि तुम्हें नहीं दिखी। सिद्धार्थ, आई बिलीव यू, मगर हमारा भी विश्वास कर, हमें ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। ये जरूर है कि कुछ गड़बड़ है। मगर चेतन ने अभी आधी ही बात की थी कि सिद्धार्थ फिर अचानक से बोल पड़ा। एक बात बता, सिद्धार्थ ने कहा, और दोनों सवाल के इंतजार में उसका मुंह देखने लगे। सिद्धार्थ ने शब्दों को बरतते हुए कहा, उस रोज जब हम वहां से भागे थे तो वह लगभग सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, तो तुम लोगों को भी दिखी थी ना? सिद्धार्थ ने लगभग सवाल किया और रुककर जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, जिसका जवाब दोनों में से किसी के पास नहीं था। दिखी थी ना? सिद्धार्थ ने दोबारा पूछा। कौन दिखी थी? दोनों ने लगभग एक साथ सवाल किया। देखो, हमसे प्रैंक प्रैंक खेलोगे ना तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, बता रहे हैं, ये मजाक की बात नहीं है, सिद्धार्थ ने आग बबूला होते हुए कहा। फिर दोनों की प्रतिक्रिया देखने लगा। दोनों की प्रतिक्रिया में जब कोई अंतर न दिखा तो उसने फिर आश्चर्य से पूछा, मतलब तुम लोगों को उस रात रोड पर कुछ नहीं दिखा था? नहीं। तो साले चिल्लाए क्यों थे और मंत्र क्यों पढ़ रहे थे? सिद्धार्थ एक बार फिर आपे से बाहर हुआ। क्योंकि तुम चिल्लाए थे, तुम ही ने गाड़ी रोकने और फिर चला देने के लिए कहा था। हमें कोई नहीं दिखा था, कम से कम मुझे तो नहीं दिखा था। बस मुझे पांव पर कुछ रेंगने का आभास हुआ था। उस रोज भी तो तुझे ही दिखी थी, रुद्र ने हताश होकर बैठते हुए कहा। सिद्धार्थ भी सिर पकड़कर बैठ गया। 2 मिनट तक मुर्दा खामोशी कमरे में तैरती रही। फिर सिद्धार्थ ने ही खामोशी तोड़ी। जब कुछ नहीं जानते हो तो क्यों ये सब करते रहते हो? तुम समझ रहे हो उसे क्या हुआ? सिद्धार्थ ने खींचते हुए ही कहा। मतलब क्या हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। वो काया उस रोज हमारे साथ ही चली आई थी और आसपास ही भटक रही थी। तुम्हारी उस खीर वाली बेवकूफ़ी से उसे शरीर में प्रवेश करने का माहौल मिल गया है, सिद्धार्थ ने अपना अंदेशा जताया। घंटा आत्मा भटक रही थी, ये सब तेरे रात रात भर कब्रिस्तान और शमशान घूमने के लक्षण हैं। कुछ नहीं हुआ है, खीर पूरी यशरंजन के दिमाग पर चढ़ गई है, गैस हो गया है उसको, गैस निकलेगा, भूत अपने आप निकल जाएगा, देखना रात तक ठीक हो जाएगा, रुद्र ने सिद्धार्थ को दिलासा देते हुए कहा। मगर वह अपने दिल के भीतर कहीं बेहतर जानता था कि वह खुद को भी बहला रहा है। कुछ तो खौफनाक हो ही गया था, यह वह भी समझ रहा था। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें ज़रूर यह बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।